नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम लोग एलएलबी के लिए। तो एलएलबी के अंदर हमारा चल रहा था टॉट की सेकंड यूनिट हमने स्टार्ट की थी। सेकंड यूनिट में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है वाइकेरियस लायबिलिटी से आप क्या समझते हैं। तो आइए आज हम करेंगे व्हाट डू यू मीन वाइकेरियस लायबिलिटी। ये वाइकेरियस लायबिलिटी किस पर होती है, किस पर नहीं होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिनिधि दायित्व। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? प्रतिनिधि दायित्व। प्रतिनिधि दायित्व। वाइकेरियस लायबिलिटी में अपन एक वर्ड बोलते हैं कर्ता कोई भरता कोई, कर्ता कोई भरता कोई, इसको बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। इस वाइकेरियस लायबिलिटी की मैं बात करूं तो आईपीसी में भी इसका एक प्रोविजन है। आईपीसी में कहां देखते हैं अपन? आईपीसी सेक्शन नंबर 154। इसका मीनिंग ये होता है कि जब ऑफेंस जो है ए ने किया तो बी कब लायबल होगा। अगर ऑफेंस ए ने किया और ए बी का एजेंट है, ए बी का सर्वेंट है ना, ए बी का वर्कर है, तो इस केस में क्या होगा? बी लायबल होगा। जैसे मान लीजिए राम के घर पे आप काम करते हैं और आप ड्यूरिंग बिजनेस या ड्यूरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस आप कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो राम भी लायबल होगा। इसको बोलते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी, करता कोई भरता कोई। ठीक है, जब वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ते हैं तो हमारे पास दो लैटिन मैगजीम आई हुई है। पहली लैटिन मैगजीम आप लोग लिखेंगे क्वा फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। अपने टॉट के अंदर सारी लैटिन मैगजीम ही चलती है। कई सारे ऐसे कोर्सेज भी हैं जहाँ पे लैटिन मैगजीम भी चलती है। तो यहाँ पे क्या आया? क्वा फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। क्या मतलब होता है इसका? दूसरों के माध्यम से करवाए गए कार्य स्वयं के द्वारा किए गए माने जाते हैं। दूसरे की कंधे पे बंदूक चलाना आपने ही चलाई है तो क्या कहते हैं? दूसरों के माध्यम से, दूसरों के माध्यम से किए गए कार्य के लिए लायबल। ऐसे प्रोविजन हम आईपीसी में बहुत सारी जगह पे पढ़ते हैं। आईपीसी का एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 38 है ना, वहां पर भी आ सकता है कि बहती गंगा में हाथ धो देना है ना, किसी और से करवा लेना, या फिर किसी को गुस्सा आया हुआ था, आप पास में खड़े हैं और उसको हथियार पकड़ा देते, वो मार देता किसी और को, तो वो भी उसकी लायबिलिटी हो जाती है। हाँ, उसको हम वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं बोलते, उसको हम वाइकेरियस नहीं बट उसमें लायबिलिटी भी बोलते हैं। लेकिन वाइकेरियस लायबिलिटी तभी होता है जब दो लोगों के बीच में रिलेशन होता है। जब दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप होगी तो वाइकेरियस लायबिलिटी होगी। अगर दो लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो वो कॉमन इंटेंशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? वो कॉमन इंटेंशन में आ जाएगा। ठीक है, तो दूसरों के माध्यम से कार्य करवाना आपके द्वारा किया गया कार्य माना जाएगा। सेकंड आता है रेस्पोंडेंट सुपीरियर। क्या कहा? सक्षम को उत्तरदायी होना चाहिए। अगर आपने किसी और से काम कराया तो वो लायबल होगा। इसको बोलते हैं सक्षम को उत्तरदायी होना चाहिए, होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं, आप मेरे ऑफिसर हैं। कंपनी अपने ऑफिसर से रॉन्ग एक्ट करवाती है, गलत कार्य करती है और कंपनी में नौकरी करनी है तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो निकाल देगी कंपनी। तो उस केस में अगर कोई गलती होती है तो मैनेजर, डायरेक्टर के साथ साथ कंपनी भी लायबल होनी चाहिए। तो रेस्पोंडेंट सुपीरियर जिसने आपसे काम कराया उसी को लायबिलिटी देनी चाहिए। हम तो वहां वर्क करे काम कर रहे हैं। हाँ, ये भी आईपीसी में एक्सेप्शन भी है कि कब आप दूसरों के द्वारा किए गए कार्य के लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है, एक्सेप्शन हो सकता है, एग्जेम्पशन हो सकता है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं, पर 2 दिन से वीडियो नहीं आया तो मुझे बनाना जरूरी था, तो मैंने कहा आज का वीडियो दे देती हूँ आपको। सेकेंड आता है हाउ टू अराइजेस लायबिलिटी। आपकी ये लायबिलिटी कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? तो दायित्व कहाँ से उत्पन्न होता है? दायित्व की उत्पत्ति कैसे होती है? तो दायित्व की उत्पत्ति 3 तरह से होती है। लायबिलिटी बाय रेक्टिफिकेशन, अनुसमर्थन के द्वारा, यानी आपने कोई काम किया और मैंने कहा यस ये काम मैंने करवाया। आपने कोई काम किया और मैंने कहा यस ये काम मैंने करवाया, है ना, इसको बोलते हैं बाय रेक्टिफिकेशन। इसको बोलते हैं बाय रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो अनुसमर्थन के द्वारा, जैसे आप मेरे यहाँ पे काम कर रहे हो, आपसे कोई गलती हुई तो मैं कहूँगी यस ये मेरा वर्कर है, मैंने ये काम करने के लिए कहा था। इसको बोलते हैं अनुसमर्थन, रेक्टिफिकेशन। और ये सब हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है पता है? इसका पूरा एक टॉपिक है। कहाँ पर है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। कहाँ पर है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे ना, एजेंसी। उस एजेंसी में इसको बहुत सुंदर से रेक्टिफिकेशन को बताया गया है।
सेकेंड आता है बाय अबेटमेंट, मैंने आपको उकसाया कोई काम करने के लिए, है ना, आप मेरे एजेंट हैं या आप मेरे सर्वेंट हैं, है ना, आप मेरे शिष्य हैं या किसी भी रूप में अगर आप हैं और मैंने आपको वो काम करने के लिए क्या किया, मैंने आपको वो काम करने के लिए उकसाया था, यानी मैंने आपका अबेटमेंट किया, दुष्प्रेरण। और ये दुष्प्रेरण पता हम और कहाँ पर पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 107 में अबेटमेंट। ये 3 तरह से होता है, इंस्टिगेट करके या फिर कॉन्स्पिरेंसी करके या फिर हेल्प करके, उकसा करके या षड्यंत्र के द्वारा या सहायता करके, 3 तरह से हो सकता है। फिर आता बाय रिलेशनशिप, आपके मेरे बीच रिश्ता, तो दोनों भी आ गए, रेक्टिफिकेशन भी हो गया जब हाँ भर दी, या मैंने अबेटमेंट किया, मेरे कहने पे आपने राम को मारा तो मैं भी लाइबल हो जाऊंगी। और थर्ड है बाय रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में देखो आपको अपने एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट बनाने हैं आपको, ये सुंदर सा डायग्राम बना के करके आना एग्जाम में, ठीक है। तो पहला है मास्टर एंड सर्वेंट, दूसरा आता प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो ये तो हो गया मकान मालिक और सर्वेंट, ठीक है। दूसरा हो गया प्रिंसिपल एंड एजेंट, इसको बोलते हैं स्वामी एंड सेवक, ये स्वामी और सेवक हो सकता है, नहीं ये स्वामी और सेवक है, हिंदी में इसको कर देते अपन स्वामी और सेवक, ठीक है। इसको कर देते हिंदी में प्रमुख एवं अभिकर्ता, ठीक है हिंदी वालों। ये हो गए आपके पास फर्म और भागीदार, फर्म एंड पार्टनर्स। ये हो गया स्वतंत्र ठेकेदार एवं नियोजक, एम्प्लॉय कर्मचारी, इसको हम कर्मचारी लिख देते हैं, स्वतंत्र ठेकेदार और कर्मचारी, ठीक है। फिर रहता है गार्जियन एंड वार्ड्स, संरक्षक एवं बालक बच्चे। और ये हो गया कंपनी एंड उसके निर्देशक। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 तरह के हो गए, पहला आता है मास्टर एंड सर्वेंट, सेकंड प्रिंसिपल एजेंट, थर्ड फर्म एंड पार्टनर्स, फोर्थ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉय, फिर आ जाता है आपके गार्जियन एंड वार्ड्स, फिर आता है कंपनी एंड डायरेक्टर। तो आप बता सकते हैं कि भाई वाइकेरियस लायबिलिटी, जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखे तो ऐसा सुंदर से एक डायग्राम बना देना और फिर उसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपन, तो यहाँ पे आ जाता है बाय रिलेशनशिप। जब रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पहला आपका केस आता है विल्सन वर्सेस ट्रमेन, केस का नाम लिखेंगे विल्सन वर्सेस ट्रमेन, विल्सन वर्सेस ट्रमेन। और रेक्टिफिकेशन के हैं बाय रेक्टिफिकेशन, सॉरी रिलेशनशिप रेक्टिफिकेशन का पहला केस लिखेंगे विल्सन वर्सेस ट्रमेन 1843। 1843 इस केस में हेल्ड किया गया कि यदि मालिक द्वारा रेक्टिफाई कर दिया जाता है अपने किसी रिलेटिव के द्वारा कोई कार्य करने पर, तो उसका जो एक्चुअल ऑनर है वो उस काम को रेक्टिफाई कर देता है, तो वो जो ऑनर होगा जिसके लिए आपने काम किया वो लायबल होगा। जैसे मान लीजिए राम के लिए आपने लोगों से झगड़ा किया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, राम बहुत अच्छा इंसान है, आपने झगड़ा किया, आपको बचाने के लिए आपने कहा ये मेरे बिहाफ पर आया है, जैसे राम ये कहता है तो राम लायबल हो जाएगा। तो इस केस में यही कहा कि जिस पर्सन के लिए आपने काम किया, जिस पर्सन के लिए एक्ट किया, यदि वह पर्सन उस एक्ट के लिए रेक्टिफाई कर देता है, अनुसमर्थन दे देता है, तो वह पर्सन लायबल होगा। इसको डिटेल पढ़ना है तो आप आर के बांगे जी की बुक लीजिएगा, उसमें इसके बारे में और बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। देन आता है आपके पास सेकंड आता है आपके पास बाय अबेटमेंट। क्या आता है? अबेटमेंट के द्वारा, दुष्प्रेरण के द्वारा। किसके द्वारा? दुष्प्रेरण के द्वारा। इसमें 2 केस है, काशीनाथ वर्सेस देव क्रिस्टो 1871, काशीराव वर्सेस देव क्रिस्टो 1871, और दूसरा आता है हमारे पास एलन वर्सेस फ्लूड 1898। ये सारे लीडिंग जजमेंट है, ये सब आप एग्जाम में लिखे, आप लॉ के एग्जाम देते लिखे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। इन दोनों केसेस में कहा गया है कि आप जो हैं 2 तरह से अबेटमेंट करते हैं, पहला इंस्टिगेट करके और दूसरा हेल्प करके। कैसे कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज इंस्टिगेट, उकसा करके, और सेकंड कहता है हेल्प करके, सहायता द्वारा। तो जिसने आपको इंस्टिगेट किया कोई काम करने के लिए या जिसने आपकी हेल्प की उस काम को करने के लिए, तो वो भी यहां पर लायबल होंगे। आप तो होंगे ही, आपके साथ साथ वो भी होंगे, आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ साथ वो भी लायबल होंगे।
देन आता है आपके पास नेक्स्ट कहता है बाय रिलेशनशिप। अब आ गई रिश्ते में बहुत सारे रिश्ते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रिंसिपल एंड एजेंट, हिंदी में हम लिखेंगे प्रमुख एवं अभिकर्ता। इस एजेंट की जब कहानी पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में दो एक्ट आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा आता है हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरा चैप्टर 10 जो है एजेंसी की बात करता है, एजेंट की बात करता है, प्रिंसिपल की बात करता है, और पार्टनर्स में जो सब एक दूसरे के पार्टनर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए एजेंट होते हैं। तो अंडरस्टूड है कि आप अपने प्रिंसिपल के लिए जो भी काम करेंगे तो प्रिंसिपल भी लायबल होगा। बट हाँ, प्रिंसिपल ने गुड फेथ में किया या प्रिंसिपल को ये बात पता नहीं थी या आपने प्रिंसिपल को छुपा के कुछ किया तो लायबल नहीं होगा। तो एक्सेप्शन सभी जगह पे है, ठीक है। इसके ऊपर हमारे पास केसेस है। तो ये लाइबिलिटी कैसी होगी? प्री का क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल वाले, दिल्ली वाले, यूपी वाले अगर प्री में आता है, जिनके भी प्री में आता है तो पूछते हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट की लाइबिलिटी कैसे होती है। तो आप कहेंगे जॉइंट लाइबिलिटी हो सकती है, आप कहेंगे पृथक यानी सेवरेबिलिटी हो सकती है, या फिर दोनों हो सकती है। तो आप लिखिए जॉइंट भी हो सकती है या पृथक भी हो सकती है, संयुक्त भी हो सकती है या सेवरली भी हो सकती है। तो ये लाइबिलिटी दोनों के साथ साथ ट्रायल कर सकते हैं या अलग अलग भी किया जा सकता है। इसके अंदर पहला केस आता है लॉयड वर्सेस ग्रेश स्मिथ कंपनी 1912 AC। इस केस में एक महिला थी जो एक सोलिसिटर की फर्म में अपनी संपत्ति को सलाह लेने गई, यानी एक फर्म खुली हुई थी जिनका काम था एडवाइस देना। एक महिला उस फर्म में जाती है, वहां पे एक वर्कर मिलता है और वह वर्कर उस महिला को उल्लू बनाकर, बुद्धू बनाकर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेता है। तो महिला किससे मिलने गई? पर्टिकुलर आदमी से नहीं, महिला उस फर्म के लिए गई थी। और यदि फर्म का कोई कर्मचारी गलती करता है तो पूरी फर्म लायबल होगी। तो शॉर्टकट लिख दीजिए, महिला का फर्म के पास जाना, एक सॉलिसिटर फर्म के पास जाना, अपनी प्रॉपर्टी के लिए एडवाइस लेना और वहां के वर्कर के द्वारा चीट करना, तो पूरी फर्म लायबल होगी। ये इसका अपना की पॉइंट है। सेकंड केस कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी SBI वर्सेस श्यामा देवी। इंटरेस्टिंग केस है। इसमें क्या हुआ था कि बैंक का एक वर्कर था जो बैंक में काम करता है। देखिए, आप बैंक जाते हो, वहां पे अगर कोई मनी सबमिट करते हो और वहां वर्कर जो है उसका काम है आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देना। यदि वो नहीं करता तो पूरी बैंक लायबल होगी। अंडरस्टूड है? हम तो देख के आ गए वर्कर को। लेकिन अगर बैंक के किसी वर्कर को आप उसके घर पे जाके पैसे देते हो कि भैया कल आप ऑफिस जाओ तो मेरा पैसा जमा करा देना, और वो भैया आपका पैसा जमा कराने की बजाय खुद ही खा लेता है, तो क्या बैंक लायबल होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने बैंक में पैसे नहीं दिए, आपने घर पर पैसे दिए। तो ये हमें समझाता है कि कब वाइकेरियस लायबिलिटी लगेगी, कब नहीं लगेगी। तो लिख दो इस केस में श्यामा देवी के इस केस में प्लेंटिफ के द्वारा डिफेंडेंट को पैसे बैंक की बजाय उसके घर पर दिए गए थे। बैंक की बजाय पैसे उसके घर पे दिए जो बैंक में काम करता था। यदि पैसे बैंक में सबमिट नहीं करता है, यदि पैसे बैंक में सबमिट नहीं करता है तो बैंक लायबल नहीं होती है, क्योंकि ये कोर्स ऑफ बिजनेस के दौरान नहीं दिए गए, कोर्स ऑफ ड्यूटी में नहीं दिए, वो घर पर दिए, सिर्फ वो बंदा ही लायबल होगा। यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं लगेगी। तो पहले में आ गया प्रॉपर्टी, पहले का की पॉइंट हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरे का की पॉइंट हो गया बैंक और मनी। याद है, जैसे की पॉइंट से कहानी याद आ जाती है। तीसरा है, और तीसरा आता है आपके पास आरम रॉड वर्सेस क्रॉस विले मोटर सर्विस लिमिटेड 1953। आरम रॉड वर्सेस क्रॉस विले मोटर सर्विस लिमिटेड 1953। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में एक मित्र था, उसने अपने दूसरे मित्र को अपनी गाड़ी चलाने के लिए दे दी और उस दूसरे मित्र के हाथ से एक्सीडेंट हो गया। तो क्या किया आपने? अपनी गाड़ी अपने एक मित्र को चलाने के लिए दे दी और मित्र के हाथ से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो क्या आप लायबल होंगे या नहीं होंगे? तो लिखिए, इसमें ऑनर लायबल होगा। यदि आप अपनी गाड़ी अपने दोस्त को चलाने के लिए देते हो और उसके हाथ से, यदि आप अपनी गाड़ी अपने दोस्त को चलाने के लिए देते हो और उसके हाथ से एक्सीडेंट हो जाता है, जब दोनों साथ में बैठे हो तो मालिक लायबल होगा। यदि आपका दोस्त आपकी गाड़ी मांग कर ले गया 2-3 दिन पहले और फिर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लायबल होगा। हाँ, मानते हैं आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लेंगे, पर वो पैसे फिर आप वापस ले सकते हैं क्योंकि वहां पे वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं होगी। तो थर्ड में लिख दो, मित्र के द्वारा गाड़ी चलाना और एक्सीडेंट होना, फ्रेंड के द्वारा गाड़ी चलाना और एक्सीडेंट
हो जाना। तो तीनों के की पॉइंट होंगे, पहले में प्रॉपर्टी, सेकंड में मनी और तीसरे में फ्रेंड के द्वारा गाड़ी चलाना। देन आता फर्म्स एंड पार्टनर्स, भागीदार और फर्म, इसको बोलते हैं भागीदारी फर्म और यह भागीदार। सेक्शन नंबर 25, 26 पार्टनरशिप एक्ट क्लियर करता है कि देखिए फर्म पार्टनर्स के साथ आपको डील करते हैं तो फर्म भी लाइबल होती है। और लाइबिलिटी कैसे होगी, वही दो वर्ड, जॉइंटली, जॉइंटली या सेवरली, या तो जॉइंटली हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है। शर्त क्या है, ध्यान से रखना, यदि आप फर्म के साथ डील करते हैं और पार्टनर्स फर्म को छुपा करके कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपको नुकसान होता है तो पार्टनर अकेला लाइबल होगा। लेकिन जहां पार्टनर फर्म के लिए काम करते हैं, गुड फेथ में काम करते हैं, उस दौरान अगर कोई नुकसान होता है तो पूरी फर्म लाइबल होगी, पूरी फर्म लाइबल होगी। तो यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं कि कब फर्म लाइबल होगी और कब पार्टनर्स, क्योंकि पार्टनर्स किसके लिए काम करें, खुद के लिए तो काम कर नहीं रहे, फर्म के लिए काम करें, और ड्यूरिंग फर्म काम करते कोई नुकसान होता है तो भैया फर्म लाइबल होगी, पार्टनर अकेला अपने जेब से कहां से भरेगा। ठीक है, इसके अंदर भी केस है हेमलिन वर्सेस हॉस्टन एंड कंपनी, हेमलिन वर्सेस हॉस्टन एंड कंपनी 1903 क्यूब बी, क्वीन बेंच, क्यूब बी से हो जाएगा क्वीन बेंच। इस केस में पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर ने किसी से पैसे लेके अपने पूरी फर्म की बात लोगों को बता दी। इस केस में एक पार्टनर ने पैसे लेके फर्म्स की जो कॉन्फिडेंशियल बात है वो सब किसी और को बता दी, जिससे पूरी फर्म भी लाइबल होगी और वो पार्टनर भी, क्योंकि आपने कहा कि भैया आपके ऑफिस की कोटेशन किसी को पता नहीं चलना चाहिए, आपके ऑफिस की कोई भी स्ट्रेटेजी किसी को पता नहीं होनी चाहिए, और आपने राम के फर्म के साथ एक डीलिंग की और राम के फर्म के एक आदमी ने सबको ये बात बता दी, तो पूरा का पूरा फर्म लाइबल होगा। इसमें लिख दीजिए, एक पार्टनर के द्वारा कॉन्फिडेंशियल बात को लीक कर देना, एक पार्टनर के द्वारा कॉन्फिडेंशियल बात को रिश्वत लेकर लीक कर देना। देन आता आपके पास इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड एम्प्लॉय। देखिए जनरली हमने आपको ठेका दिया मकान बनाने का और यहाँ पे एम्प्लॉयज आते हैं, काम करते हैं, अगर एम्प्लॉय से कोई गलती होगी तो हम किसको पकड़ेंगे, ठेकेदार को। लेकिन कई बार दोनों लाइबिलिटीज अलग अलग भी होती है, डिपेंड ऑन सिचुएशन से। अगर हम एम्प्लॉय को पकड़ते हैं कि तूने गलती की, तो एम्प्लॉय कहता मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो वो काम किया जो मुझे ठेकेदार ने करने के लिए कहा। तो ये डिपेंड ऑन सिचुएशन होगी कि कब एम्प्लॉय के काम के लिए ठेकेदार लाइबल होगा, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लाइबल होगा, और कब कॉन्ट्रैक्टर लाइबल नहीं होगा। तो दो चीजें याद रखना कि जब आपने ठेकेदार को काम दिया और ठेकेदार किसी से काम करवा रहा है एम्प्लॉय से, और एम्प्लॉय कोई गलती करता तो ठेकेदार लाइबल होगा। और सेकंड, जब ठेकेदार ने कोई काम करने के लिए कहा और एम्प्लॉय अपनी मर्जी से उस काम को बदल देता है तो फिर वहां पे एम्प्लॉय इटसेल्फ लाइबल होगा। इसके ऊपर भी हमारे पास दो केस है जो मैंने आपके लिखे हैं। पहला है राइलैंड वर्सेस फ्लेचर 1868, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, सबने सुन रखा है ये। तो यहाँ पे आपने काम पूरी सावधानी पूर्वक किया, फिर भी कुछ निकल के चला गया, वहां से कोई चीज निकल गई, एक्ट ऑफ नेचर हो गया, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, तो आपकी कोई गलती नहीं है। और सेकंड केस है इसके अंदर मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल, मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल 1936। क्या हुआ था इस केस के अंदर, एक बंदा घूमने गया, कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एक लिफ्ट बन रही थी, बट उन्होंने लिफ्ट को बंद नहीं किया। एक बंदा वहां जाता है, खुली लिफ्ट में गिर जाता है, लग जाती है। क्या यहाँ पे एम्प्लॉय लाइबल होगा, नहीं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर लाइबल होगा। उसकी ड्यूटी थी कि सावधानी का बोर्ड लगाइए, है ना, एम्प्लॉय तो काम कर रहे थे, ये बाकी की सारी चीजें सुरक्षित करने का काम किसका था, ये कॉन्ट्रैक्टर का था। ठीक है, तो इसको लिख दिए सेकंड वाले को, लिफ्ट में गिर जाना, ओपन लिफ्ट, ओपन लिफ्ट में गिरना, आपको याद रहेगा। और इसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। इसका तो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जहां पे कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय ने ध्यान में रखते हुए भी काम किया, उसके बाद भी कोई लॉस हो जाता है तो वहां पे दोनों ही लाइबल नहीं होंगे, वहां पे दोनों ही लाइबल नहीं होंगे। देन आता आपके पास ऑनर एंड सर्वेंट, इसको बोलते हैं स्वामी एवं सेवक। केस का नाम है रामबरन वर्सेस गुरुचरण 1970, सुप्रीम कोर्ट का केस है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रामबरन वर्सेस गुरुचरण, इस मामले में एक चालक अपने पर्पस के लिए गाड़ी चला रहा था,
उसमें होने वाली क्षति के लिए गाड़ी का स्वामी लायबल नहीं होगा। इसमें भी दो चीज़ें। पहली चीज़, इसमें क्या था, आपका जो ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा था, वो ड्राइवर अपने पर्सनल काम के लिए गाड़ी लेकर गया। यदि ड्राइवर पर्सनल काम के लिए गाड़ी लेकर जाता चलाता है तो यहाँ पर ऑनर लायबल नहीं होगा। अन्यथा ऑनर के कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करते हुए गाड़ी चलाता है तो ऑनर लायबल होगा। अपन देखते हैं ना, ऐसे कई लोग गाड़ी खरीदते हैं, फिर उनके जो सर्वेंट्स होते हैं वो है ना क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्शनेबल थिंग्स, आपत्तिजनक वस्तुओं के साथ पकड़े जाते हैं। दारू हो सकता है, बुक्स हो सकती है ना, तो वहाँ पे उस गाड़ी का मालिक को पकड़ते हैं तो मालिक अपने आप को बचा लेता है। मुझे तो पता ही नहीं था, कब किया, रात में लेके गया, मुझे कह के नहीं लेके गया, मैं तो भरोसा करता हूँ, और अंदर ही अंदर पैसे खिला के बहुत सारी चीज़ें है ना, मालिक अपने आप को पीछे कर लेता है। प्रैक्टिकली सब यही होता है। थ्योरी सिंपल कहती है कि यदि पर्सनल काम के लिए जाएगा तो पर्सनल लायबिलिटी होगी, अगर मालिक के काम के लिए करेगा तो मालिक। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। दारू के साथ गाड़ी पकड़ी जाती है, वो तो मालिक को भी पता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन वह सारा का सारा किसके ऊपर आ जाता है, ड्राइवर के ऊपर आ जाता है। ड्राइवर की भी गलती नहीं है, उसको पैसा मिल जाता है, उसको लगता है इतना पैसा मैं कमा नहीं पाऊंगा, बढ़िया है, मेरा घर चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। प्रैक्टिकली एस्पेक्ट बहुत अजीब होता है। थ्योरी हमारे लॉ बनने, वकील बनने के लिए काम किए, लेकिन जो हम बुक्स में पढ़ेंगे वो हमें हमारे कोर्ट में नहीं मिलेगा। जो कोर्ट में मिलेगा वो बुक्स में नहीं होगा। ये बुक्स जो है आपके दो तरह के काम आती है। पहली आपको LLB करने के लिए, दूसरी आपको जज बनने के लिए। उसके बाद सब कुछ प्रैक्टिकल काम आता है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ डिफरेंट चलता है, वहाँ पे सब कुछ डिफरेंट होता है। तो प्रैक्टिकली चीज़ें होती अलग, फिलहाल वो अभी ये पढ़ेंगे अपन, फिर प्रैक्टिकली भी देखेंगे। एक अच्छे वकील बनने के लिए बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम करने पड़ते हैं। फिर आता है आपके पास वाइकेरियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। क्या सरकार की भी वाइकेरियस लायबिलिटी होती है? बताया था ना मैंने क्लास कि सोवरेन एक्ट होगा तो सरकार लायबल नहीं होगी, सोवरेन एक्ट नहीं होगा तो सरकार लायबल होगी। यदि गवर्नमेंट की गाड़ी गैराज से आ रही है और आपको कोई डैमेज हुआ तो डैमेजेस मिलेंगे, बट सरकारी गाड़ी यदि कोई काम करने के लिए जा रही है, कोई डैमेज होता है तो कोई आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। बताया था ना डिफेंसेस में, वही बात यहाँ पे आएगी। तो आगे चलते हैं। स्टेट की लायबिलिटी जब भी पढ़ेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल पढ़ना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 300, 299 दोनों पढ़ लो। 299, 300 में बताते हैं हमारे कि केस किसके अगेंस्ट होगा, किसके अगेंस्ट नहीं होगा। अब देखते ना, यूनियन ऑफ इंडिया लिखा आता है ना, स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ MP लिखा आता है। ऐसी किसी बात हमारे CPC में भी लिखी होती है, CPC सेक्शन नंबर 79। यहाँ पे कहते हैं कि सरकार के लिए काम करते तो स्टेट ऑफ राजस्थान, स्टेट ऑफ बिहार, स्टेट पे होता है, सेंट्रल पे होता है तो यूनियन ऑफ इंडिया आता है, और ये सारे लीडिंग जजमेंट हैं। पहला केस आपका कहता है PO स्टीम नेविगेशन कंपनी से स्टेट सेक्रेटरी भारत सरकार, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें घोड़ा गाड़ी लेके जा रहे थे और डाक मार्ग से रेलवे से कुछ सामान लेके आ रहे थे, और यहाँ पे संप्रभु गैर संप्रभु कार्यों में भेद किया गया। ये एक्ट जो है, ये केस ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। PO स्टीम नेविगेशन वर्सेस सेक्रेटरी भारत सरकार। इसमें याद रख दो घोड़ा गाड़ी, पहले याद रखेंगे अपन घोड़ा गाड़ी। ये घोड़ा गाड़ी के लिए फेमस नहीं है। इस केस में सोवरेन और नॉन सोवरेन, सोवरेन और नॉन सोवरेन एक्ट में डिफरेंस किया गया था। संप्रभु और गैर संप्रभु कार्यों के लिए डिफरेंस किया गया था कि कौन से एक्ट सोवरेन एक्ट माने जाएंगे। यानी जैसे एम्बुलेंस जा रही है और आप बीच में आ जाते हैं, तो एम्बुलेंस मरीज को लेके जा रही है, आप बीच में आ गए, एक्सीडेंट हो गया, आपके लग गई, कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो अपने कोर्स ऑफ बिजनेस में जा रही है। पर अगर वही एम्बुलेंस गैराज से आई है ठीक होके और किसी को ठोक देती है तो कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि वो सोवरेन एक्ट नहीं था उस समय। उससे वो गैराज से आई थी, उसको आराम से गाड़ी चला रही थी। भाई अंदर मरीज होगा तो तेज चलानी पड़ेगी, लेकिन जब कोई मरीज नहीं, तुम आराम से चलानी पड़ेगी, तुम अपने जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाइए। सेकेंड केस है आपके पास सेक्रेटरी स्टेट वर्सेस हरि भांजी 1961। इस केस में भी कहा कि जब कभी भी स्टेट के कोई कर्मचारी कार्य करते हैं तो स्टेट लायबल नहीं होगी। क्या कहा? स्टेट के कर्मचारी कोई काम करते हैं तो स्टेट लायबल नहीं होगी। अगर कर्मचारी ने कोर्स ऑफ बिजनेस में काम नहीं किया है तो कर्मचारी इटसेल्फ लायबल होगा। ये तो हद हो गई, फिर कर्मचारी अपने लिए काम थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, पता नहीं। फिर आता है स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, वेरी फेमस केस है 1962 सुप्रीम कोर्ट। इसमें क्या जिप थी, वो आ रही थी वहाँ से, क्या कहते हैं, गैराज से आ रही थी और उसमें किसी को बिठाया या उसे एक्सीडेंट हो गया। इस केस में क्या हुआ सुनना, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, यानी वो गैराज से आ रही थी, गवर्नमेंट ऑफिस जा रही थी, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो विद्यावती का हस्बैंड था।
विद्यावती ने केस किया तो वही सरकार कहती तो सोवरेन एक्ट सरकार की गाड़ी है, सरकार लाइबल नहीं है। तो बोला जब वो गैराज से आ रही थी तो कोई संप्रभु कार्य नहीं था, कोई सोवरेन एक्ट नहीं हो रहा था, वहां तो गैराज से गाड़ी होकर ऑफिस जा रही थी तो उसमें कोई कलेक्टिव बैठा थोड़ी था जो काम पे जा रहा था। तो यहाँ पे विद्यावती को कंपनसेशन दिलाया गया था। फिर आता है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1965 सुप्रीम कोर्ट। ये तो बड़ा अजीब ही केस है। इस केस में क्या हुआ था कि आपका सोना जब्त किया गया था और पुलिस थाने रख लिया कि भाई सोने का आपने टैक्स वैक्स नहीं दिया है, आपने अनाउंसमेंट नहीं किया है, आपने ऑफेंस किया। और पुलिस थाने से उनका कांस्टेबल इस सोने को लेके भाग गया, इस सोने को लेके भाग गया। अब बताओ अगर कांस्टेबल सोना लेके भागता है, आपका सोना है, तो सरकार लाइबल होगी, पैसे देगी? सरकार ने इस केस में मना कर दिया कि सरकार लाइबल नहीं होगी, ये सोवरेन एक्ट में आता है, लाइबल नहीं होगी। इसकी बहुत आलोचना हुई, बहुत क्रिटिसाइज हुई इस केस की, जबकि यहाँ पे सरकार लाइबल होगी क्योंकि यहाँ पे उनके कर्मचारी ने कोई ऑफिशियल एक्ट थोड़ी किया है, चोरी की है, हमें लाके दे, सरकार हर जना भरेगी। बट इस केस में नहीं हुआ, इसकी बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी। इसी के जैसे केस है हमारे पास आंध्र प्रदेश वर्सेस जालाराम 2000 सुप्रीम कोर्ट। और इस केस को इसमें बदल दिया, बदल नहीं था, ये तो गलत है। अगर इस तरह की कोई भी वर्कर हरकत करता है तो वहां पे तो सरकार लाइबल होगी ना, क्यों नहीं होगी? तो स्टेट ऑफ एपी वर्सेस जालाराम में इस केस को बदल दिया, सख्त जरूरत थी। फिर अगला आता है गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद 1967 सुप्रीम कोर्ट। गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद वर्सेस 1967 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कस्टम ऑफिसर से बरामद किया गया। इस केस में था कि वादी के पास कुछ मटेरियल कस्टम ऑफिसर ने बरामद किया जिसे तत्पश्चात मजिस्ट्रेट को दुरुपदेशन करते हुए आदेश से विक्रय कर दिया। वादी द्वारा संस्थित वाद की अपील में सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्धारित किया कि बरामद माल में सरकार की उपनीति की हैसियत होती है, इसलिए वापस लौटे। इस केस में क्या हुआ था, जो विक्टिम था उसका कुछ मटेरियल जो है पुलिस ने जब्त कर लिया और उसको बेच दिया, जबकि जब तक फाइनल डिसीजन ना आए सरकार को बेचने का अधिकार नहीं होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक फाइनल डिसीजन ना आए सरकार जस्ट एक बेली रहेगी, और बेली और बेलमेंट हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो एज ए बेली आपकी ड्यूटी है कि जो चीज जिसकी उसको रिटर्न की जाए। अगर आपने बेच दिया तो सारे पैसे आपको रिटर्न करने पड़ेंगे। तो लिख दो इस केस में गवर्नमेंट की ड्यूटी एक बेली की तरह होती है और जो मटेरियल जिसका है उसे वापस देना पड़ेगा। फिर आता अगला केस रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूओआई को शॉर्ट में कहते हैं, ये शॉर्ट है यूनियन ऑफ इंडिया 1972 का। इस केस के अंदर रूपलाल वर्सेस है ना, इसमें एक आम आदमी की लकड़ियां थी, उसके खेत था, वहां पे सेना आई, वो लकड़ियां ले गई, जला के तप करके अपना भोजन कर लिया। ये तो गलत बात है। माना आप सरकार है, माना आप पुलिस हैं, आर्मी है, पर इस तरह से आप किसी की जमीन पर जाकर, किसी की प्रॉपर्टी से जाकर वहां से सामान उठा के आप यूज करने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को लाइबल माना कि भैया आपके कर्मचारी बिना पूछे ऐसे तो किसी के घर में घुस के कुछ भी ले सकते हैं। तो देखो इस केस में प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पर सरकार के कुछ ऑफिसर्स आते हैं और वहां से बिना परमिशन के लकड़ी स्टिक उठा के ले जाते हैं, फिर उनको जला वला के अपना खाना बना देते हैं। अगर साइड में कहीं पड़ी है तो ले ना, आप किसी की प्रॉपर्टी से नहीं ले सकते। अगला केस आपने सुन रखा होगा रुदल साहा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1983 सुप्रीम कोर्ट। इस केस को हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में भी पढ़ते हैं बेटा। इसमें क्या हुआ था, बेचारे को सजा दी तो कोर्ट ने उसको दोष मुक्त कर दिया कि भाई इसकी सजा नहीं है, इसके ऊपर कोई केस बनता नहीं पाएगा, उसको एक्विटल कर दिया। उसके बाद भी बंदा 14 साल अंदर रह गया सरकार के कर्मचारी की गलती से। हाँ, पता ही नहीं चलता, यहाँ पे उसको दोष मुक्ति एक्विटल का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद भी बंदा 14 ईयर्स तक अंदर रहा, तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ और इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, इसलिए उनको जो है कंपनसेशन देना पड़ा। ठीक भीम सिंह वाला केस हम पहले पढ़ चुके। भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एमएलए थे, मीटिंग में बैठने का अधिकार था, आपने उसको अंदर नहीं आने दिया गया, तो यहाँ पे सरकार लाइबल होंगी, उनके कर्मचारियों ने जो गलती की गवर्नमेंट लाइबल होगी। तो भीम सिंह वर्सेस जैन के हम पहले पढ़ चुके हैं, किसमें, इंजीनियर साइंस डेमेनन में। फिर आता आपके पास अगला केस नीलावती बोहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा 1993 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में भी यही हुआ था, एक बच्चे की, एक 25 साल के लड़के की डेथ, कस्टोडियल डेथ हो गई थी। और यदि किसी की कस्टोडियल डेथ होती है और वो अननेचुरल होती है तो कौन लाइबल होगी, सरकार लाइबल होगी। कौन लाइबल होगा, सरकार लाइबल होगी। ये कस्टोडियल डेथ और कहाँ पढ़ते हैं पता आप लोगों को, सीआरपीसी सेक्शन नंबर 176 सबसेक्शन 1A में। कहाँ पढ़ते हैं, सीआरपीसी सेक्शन नंबर 176 सबसेक्शन ए में,
जब भी कस्टोडियल डेथ होती है तो हमेशा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी की जाती है, इसको जुडिशियल नेचर कहते हैं, है ना। तो या कस्टोडियल डेथ हुई तो कंपनसेशन देना पड़ेगा, सरकार लाइबल होगी। और लास्ट केस आता है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्री के एग्जाम में आता रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन से, और ये है एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ एपी 1994 सुप्रीम कोर्ट, 1994 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या सोवरेन एक्ट की बात कर रहे हो? यदि सरकार की गाड़ी से किसी को नुकसान होता है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। आप ढंग से चलो। इसे आप देखना, जब भी पीएम साहब का काफिला निकलता था हम सबको साइड में रोक देते हैं, सीएम साहब का काफिला निकलता था हम सबको साइड में रोक देते हैं ताकि एक्सीडेंट हो ही ना। तो पूरी केयर रखे गए और कोई सोवरेन एक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर गलती हुई आपकी गाड़ी से तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। एक आम आदमी को सड़क पे चलने का अधिकार है, अगर आपके हिसाब से तो फिर सड़क पे चल ही नहीं सकता, वो तो अपने घर पे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इस केस में सोवरेन एक्ट को थोड़ा सा हल्का किया गया, उसकी वैल्यू को थोड़ा कम किया गया था, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप सुंदर सा लिखना, सारे केसेस आपके पास है। अब आप आर के बांगिया या जैन पांडे दोनों में से जो भी बुक है लेके एक रीडिंग कर लेना, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। एग्जाम में बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बना के इसको करना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो बस आप मोटिवेट करते रहिए, ऐसे ही हम आपको धीरे धीरे पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। आज के लिए धन्यवाद। ये वैसे सबके काम आता, अगर ये पढ़ते हैं तो एक आम आदमी के लिए भी काम का है, कब उसको पता चले सरकार लाइबल है या नहीं, एलएलबी वालों के लिए भी काम का है, जिन जुडिशरी में टॉट आता है उनके लिए भी काम का है। कई बच्चे मैसेज करते थोड़ा इंग्लिश में लिखाइए, तो इंग्लिश में मैं समझा दिया आपको इंग्लिश में, आप बुक ले लीजिए, वो बुक से फ़ायदा क्या होगा, इतना समझ लिया तो अब जल्दी से आपको याद हो जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।